चलिए पहले हमें समझना है कैंसर, ठीक है, कैंसर क्या चीज होता है। अगर हम कहें ना तो कैंसर भी बच्चा कोई रोग नहीं है, ठीक है, कैंसर को भी हम कोई रोग नहीं कह सकते, इसको भी एक ऐसी परिस्थिति बता सकते हैं जिस परिस्थिति में क्या क्या होने वाला अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर कैंसर कोई रोग नहीं है, ये भी क्या है, एक परिस्थिति है, जो परिस्थिति हमारे शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अब वो परिस्थिति क्या है उसको समझेंगे, उससे पहले जरा हम समझते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने ले लिया कोशिकाओं का समूह, अब कोशिका का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर सारी की सारी सामान्य कोशिकाएं नॉर्मल है, सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल कोशिकाएं हैं यहां पे। लेकिन इनमें से ये बीच वाली कोशिका जो है इसमें आ गई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी, ठीक है, कोई भी गड़बड़ी आ गई। अब गड़बड़ी किस प्रकार से है, कौन लाया गड़बड़ी, वो बात करेंगे एक एक जब पढ़ेंगे पॉइंट। तब सीधा सीधा हमने कहा कि इस कोशिका में आ गई है कोई गड़बड़ी, गड़बड़ी कहने का मतलब आ गया है कुछ कमी, ठीक है, और वो गड़बड़ी की वजह से ये कोशिका अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब अपना कार्य नहीं कर पा रही, ठीक है। अब आसपास की जो सामान्य कोशिकाएं हैं, जो जो कोशिकाएं इसके संपर्क में हैं, वो सारी की सारी क्या करेंगी, इसको मिल करके मार देंगे, नष्ट कर देंगे। इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या हम लोग, सस्पर्श संदमन या स्पर्श संदमन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। अब संदमन का मतलब क्या होता है, शांत करना, है ना, किसी के काम को रोक देना, पूर्ण रूप से शांत कर देना, संदमन बोलते हैं। कौन शांत करेगा सर, जो स्पर्श में है वो शांत करे, ठीक है। यहां इंग्लिश में भी अगर हम बात करें तो इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, किसी को रोक देना, ठीक है। और कौन रोकेगा सर, जो कांटेक्ट में होगा वो रोकेगा। तो सिंपल सा कि यदि हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल बॉडी में अगर हम बात करें तो सर नॉर्मली क्या मिल रही है, सारी की सारी सामान्य कोशिका जनरल सेल मिल रही है। उनमें से कुछ कोशिकाएं ऐसी हो गई हैं जिनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी आ गई है, किसी प्रकार की कुछ कमी आ गई है, जिस कारण से बाकी जो बची हुई शेष कोशिकाएं हैं, यानी कि जो बाकी नॉर्मल कोशिकाएं हैं, वो क्या करेंगे कि सर सारी की सारी मिल करके जो जो इसके टच में है वो सब मिल करके इसको मार देंगी, नष्ट कर देंगी। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, सस्पर्श संदमन या तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। अब आगे कुछ और भी कहा था पढ़ने के लिए आप लोग को, क्या बोला था पढ़ने के लिए, मैलिग्नेंट बोला था, बेनाइन बोला था, उसके अलावा क्या बोले थे, ऑन्कोजीन, हाँ तो उसको सही करिएगा, ऑन्कोजीन। चलिए इस ऑन्कोजीन के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑन्कोजीन को ही समझना है आपको अच्छे तरीके से, सुनिएगा इसके बारे में। ये ऑन्कोजीन क्या है सर, अभी अभी जो हमने बनाया था कोशिका का समूह, एक ग्रुप बनाया था, चलो वही ले लिया, इसमें बता दिया कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी सेल में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। क्या सभी के अंदर केंद्रक पाया जाएगा क्या, उस केंद्रक में डीएनए होगा क्या, और उस डीएनए में जीन होगा क्या, ठीक है। तो याद रखना ये ऑन्कोजीन हमारी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, एक एक कोशिका चाहे वो नॉर्मल हो या किसी प्रकार की गड़बड़ी वाली हो, उन सब में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है क्या, ऑन्कोजीन। और इसी के साथ साथ हमको एक चीज और पता है कि जीन या तो सर ऑफ रहते हैं और या तो ऑन रहते हैं। अगर उनकी जरूरत होगी तो उनको ऑफ करा जाएगा, जरूरत होगी तो उनको ऑन रखा जाएगा। ऑन कब करते हैं, जब प्रोडक्ट बनवाना होता है, ऑफ कब करते हैं, जब प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। ये कहानी हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना, लैकोपेरोन में आपको पढ़ा रखा है। यहां अगर इस ऑन्कोजीन की बात करें बच्चा, तो ये ऑन्कोजीन सदैव ऑफ रहते हैं और इनका ऑफ रहना ही अच्छा है, बात समझे। ये ऑन्कोजीन हमारे शरीर में मिलने वाली एक एक कोशिका में पाई जा रही है, ठीक है। अब एक एक कोशिका में कहां होगा सर, केंद्रक में होगा, जहां पर हमारा बाकी सारा जीन डीएनए वगैरह है, वहीं पर क्या मिल रहा होगा, ऑन्कोजीन भी मिल रहा होगा। ये हमेशा सदैव ऑलवेज क्या रहेगा, ऑफ रहेगा।
ऑन कर दिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम में चले जाएंगे, ठीक है। इसका ऑफ रहना ही सही, ठीक है। अब तनिक एक बात सोचो कि यदि कोई जीन ऑफ है और यदि ऑफ से ऑन करना है तो क्या लगता है किसी प्रेरक की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? बोलो, पड़ेगी ना। एक स्टिमुलेटर की जरूरत पड़ेगी जो इस काम को स्टार्ट कराएगा, जो इस जीन को ऑफ है तो क्या कराएगा? ऑन कराएगा। सर ऑन होगा तो क्या करेगा वो भी पता ही नहीं आपको। अच्छा वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? देखो तो रेड डॉट दिख रहा है क्या? चलो, अगर नहीं हो रहा होगा ना तो हिसाब किताब तुम्हीं से होगा, ठीक है। चलो क्या बोले कि सर कोई जीन ऑफ है, इसको ऑन करना है, ऑन करने के लिए किसी ना किसी प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, स्टिमुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब इस ऑन को जीन को ना ऑन करने के लिए कुछ कारक हैं, ठीक है। क्या बात कर रहे हो? भूल जाते हो हमारी कमियां? नहीं ना, मत भूला करिए, फर्स्ट ईयर में ही बताया था मेरे पास कुछ डिमेरिट्स हैं, ठीक है। चलो फिर से वापस, इस जीन को जो ऑन करेगा उसको प्रेरक कहेंगे कि कोई ना कोई प्रेरक होगा जो इसको आकर के ऑन करेगा, और वो जो प्रेरक होगा वो क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और उस फैक्टर को नाम दिया जाता है, याद रखना, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन क्या है? सर वो कारक, वो फैक्टर जो ऑनकोजीन को ऑफ से ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन होगा तो क्या करेगा? बार बार कह रहे हैं, रुके रहिए थोड़ा सा, सब कुछ समझ में आएगा। चलो अब कार्सिनोजन तो क्लियर हो गया कि कार्सिनोजन क्या है? वे कारक हैं जो ऑनकोजीन को ऑफ से ऑन कर देगा। चलो ठीक है, अब ये बात करते हैं कि सर ये कार्सिनोजन कौन कौन हो सकते हैं? कौन है ये कार्सिनोजन, ठीक है, जो इस सेल में उपस्थित ऑनकोजीन जिसको हमेशा ऑफ रखना है, इसको क्या कर देगा? ऑन कर देगा। तो जो ऑन करेगा उसका नाम है कार्सिनोजन। अब देखते हैं कि कार्सिनोजन कौन कौन हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि सर कोई भौतिक कारक हो सकता है, ठीक है, कोई रासायनिक कारक हो सकता है, या कोई जैविक कारक हो सकता है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्या? फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। अब फिजिकल में, भौतिक में कौन कौन आ सकता है? एक्सरे, गामा रे, उसके बाद यूवी रे, ये तीनों के तीनों कौन है बच्चा? तो हमारे लिए फिजिकल एजेंट है। हो सकता है कि एक्सरे कराते हैं हम लोग ना, एक्सरे कराया सभी ने? सभी ने नहीं कराया, कोई बात नहीं है, देखा तो होगा, ठीक है। एक्सरे कराते हैं सर, हड्डियों का छाप निकालते हैं हम लोग बाहर। अब कैसे निकलता है छाप? सर एक्सरे किरण हमारे अंदर जाती है, इस त्वचा को चीरती हुई, मांस को चीरती हुई जाती है हड्डी के पास, उसका पिक्चर लेकर के आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये एक्सरे जो है हमारी त्वचा की कोशिकाओं में जाती है, मांस की कोशिकाओं में जाती है, हड्डी की कोशिकाओं में जाती है, अंदर हमारा तरल पड़ा है, ह्यूमर पड़ा है, वहां की कोशिकाओं में क्रॉस करते हुए जाती है। अब कोशिका को क्रॉस करके जा रही है तो नहीं लगता कि सर केंद्रक को भी क्रॉस करके जा रही होगी? और उसी केंद्रक में कौन बैठा है? हमारा ऑनकोजीन। हो सकता है सर उस एक्सरे की वजह से या यूवी रे की वजह, यूवी रे मतलब परावैंगनिक किरण जो ये सूर्य के प्रकाश में है, ठीक है, एक्सरे, गामा रे या तो यूवी रे, इनके वजह से हमारा ये ऑनकोजीन गलती से ऑफ से ऑन हो सकता है, ठीक है। ये किरणें क्या है? फिजिकल कारक है, एक भौतिक कारक, ठीक है। रासायनिक कारक में कौन आ जाए? सर कोई तंबाकू है ना, बिल्कुल, धुआं, अब वो धुआं निकोटीन का हो सकता है, ठीक है, सिगरेट वगैरह का हो सकता है, डन। चलो ये हो गया। जैविक कारक में सर कुछ ऐसे वायरस भी होते हैं जो हमारे अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो हमारे अंदर जा करके इस कोशिकाओं में बैठे हुए एक ऑफ जीन जिसका नाम है क्या? ऑनकोजीन, इसको जाकर के क्या कर सकते हैं? ऑन कर सकते हैं। ये तीनों कारक आपको दिखा रखे हैं बुक में, तीनों में इन दोनों का एग्जाम्पल भी होगा, इस जैविक का एग्जाम्पल नहीं होगा, याद रखिएगा अगर याद रखना चाहें तो। HTLV, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन टी लिम्फॉइड वायरस, ठीक है, ह्यूमन टी लिम्फॉइड वायरस। नहीं हो तो उतना नहीं याद है तो HTLV याद रख लीजिएगा, एक ऐसा वायरस जो यदि हमारे शरीर में गया तो हमारे शरीर में उपस्थित एक ऑनकोजीन को क्या कर देगा? ऑन कर देगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई?
हमने क्या समझा, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझ लिया। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब कि सर अगर कोशिका का समूह मिल रहा है, उसमें किसी कोशिका में गड़बड़ी आ जाती है तो आसपास में जो कोशिकाएं उसके संपर्क में है वो सब मिलकर के उसको क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसे समझो कि जैसे आपके घर पे आलू रखा हुआ है, बहुत सारा आलू है, एक आलू अगर उसमें सड़ गया तो क्या वो आसपास के आलू को भी सड़ाएगा क्या? ठीक है, और यदि हमने उसको हटा दिया तो आसपास के बच जाएंगे सारे के सारे आलू। वही काम करता है कौन, आपका सेल। टिश्यू है, उत्तक है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, उसमें से एक में आ गई गड़बड़ी, उसको नहीं मारा तो उसकी वजह से आसपास की कोशिका भी क्या चली जाएंगी, गड़बड़ी। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। उसके बाद बात किया कि सर जो कोशिकाएं हमारे पास मिल रही है, कोशिकाओं में मिल रहा है डीएनए, उस डीएनए में एक जीन ऑन्कोजीन, इसको ऑफ रखना ही ज्यादा उचित है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर क्या कभी ये ऑन हो सकता है? बिल्कुल ऑन किया जा सकता है इसको। ऑन जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन कहेंगे। और वो कार्सिनोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के, भौतिक, रासायनिक, जैविक। भौतिक में कुछ किरणें आएंगी, रासायनिक में सर बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पान गुटखा है ना, पान गुटखा खाने वाले को भी क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो वो कैसे होता है बात करेंगे। तो केमिकल में बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं, यहां तक कि हम खाना खाते हैं उस खाने में भी क्या है, बहुत सारे केमिकल्स है, उसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद कुछ जैविक कारक है, यानी कि कुछ ऐसे वायरस है जो हमारे अंदर जाएंगे तो हमारे अंदर उपस्थित ऑन्कोजीन को जो ऑफ है उसको ऑन कर देंगे। यहां तक की बात खत्म, मिटा दें। बड़ा जल्दी खत्म हो रहा है जी। चलिए अब आगे समझिएगा। अब समझना बात को कि सर सारी की सारी कोशिकाएं मिल रही है हमारे पास, सारे के सारे नॉर्मल हैं, इसमें से एक को आपने क्या दिखाया, एबनॉर्मल दिखाया। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है। अब हम मान लेते हैं कि सर इसके अंदर जो ऑन्कोजीन मिल रहा था वो ऑन्कोजीन क्या होना चाहिए था, ऑफ होना चाहिए था। सबके अंदर ऑफ है, लेकिन इस कोशिका के अंदर ये ऑन्कोजीन क्या हो गया, ऑन हो गया। अब ऑन हो गया है तो किसी ना किसी कारक के वजह से आया होगा ये स्थिति, यानी कि ऑन हुआ तो किसी ना किसी फैक्टर के वजह से। वो एक भौतिक कारक हो सकता है, रासायनिक कारक हो सकता है, या तो जैविक कारक हो सकता है। किसी कारणवश इस कोशिका में उपस्थित ऑन्कोजीन ऑन हो गया। अब शांत रहिएगा, खड़े हो जाइए। अब ये बात बता दीजिएगा हमें कि यदि कोई जीन ऑन हो गया तो क्या करेगा। ऑफ है तो सर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ऑन हो गया तो क्या करेगा, हाँ, विभाजन करेगा। अरे बाबू सुसाइड कर लेंगे आप लोग ऐसे जवाब से। हम बैठिए, ये नहीं बताया आप लोगों को कि कोई भी जीन होगा इस पर कहीं ना कहीं क्या होगा। सर जीन का मतलब क्या होता है, डीएनए का एक खंड है, एक टुकड़ा है, इसमें कहीं ना कहीं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, क्या ये अनुक्रम नहीं मिलेगा। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। क्या ये अनुवादन नहीं करेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। सर बताए कहां है, फिर अभी कुछ ना बोलो तो ज्यादा बेहतर है। सब कुछ हमने पढ़ाया, उसके बाद अगर जवाब नहीं मिलता तो मूड एकदम ऑफ हो जाता है। इतना छोटी सी बात नहीं बताया बच्चा हमने ये चीज। फिर दुनिया का कोई भी जीन होगा, सिंपल सा कहोगे सर कोई भी जीन है, यदि ये जीन का यदि आपसे कार्य पूछा जाए कि सर जीन क्या कार्य करता है, तो जीन जो होगा सर अनुवादन करेगा, और कार्य जो करेगा तो कार्य के बाद क्या बनाएगा, ये उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाता है, अमीनो अम्ल बनाता है। ये जुड़ता जाएगा क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। तो चल आगे देखते हैं। अब वो ऑन्कोजीन हो या कोई सा भी जीन हो, ऑन हुआ ना, ऑन हुआ तो क्या करेगा, ये कार्य करेगा, और कार्य करेगा तो सर उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है।
डन। चल, ये ऑन्कोजिन इस सेल का ऑन हुआ था, ठीक है। ऑन होने के बाद ये कार्य कर रहा है, इसके अंदर ऑन्कोजिन कार्य करेगा तो उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा बच्चा? प्रोटीन बनाएगा। और वो प्रोटीन, अरे बाबा लाइट आज डिस्टर्ब है, मैं पहले बोला था। इस फैन को जल्दी बंद करो। क्लास चला दे भाई आज भर। चलो आगे देखो। अब ये ऑन्कोजिन जैसे ऑन हुआ, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के रूप में प्रोटीन बनाया। वो प्रोटीन इस कोशिका के बाहर जाकर के एक सुरक्षात्मक कवच बना देगा, इसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, ठीक है। इस प्रोटीन ने क्या किया? किसके प्रोटीन ने? इस ऑन्कोजिन के प्रोडक्ट ने, यानी कि इस प्रोटीन ने जिस कोशिका के अंदर ये ऑन हुआ है, उस कोशिका के बाहर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देगा, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवर बना देगा। डन यहां तक। अब सर ये तो कोशिका में गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। ये गड़बड़ी की वजह से आसपास की कोशिकाएं क्या दिखा रही थी? एक क्षमता दिखा रही थी जिसका नाम था क्या? स्पर्श संदमन, है ना, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब क्या होगा कि सर इस कोशिका में गड़बड़ी है, ठीक है। आसपास की कोशिका जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोशिका क्या है? इसके संपर्क में है। इस कोशिका में गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी होने की वजह से सारी कोशिकाएं क्या करेंगी? स्पर्श संदमन दिखाएंगी। और जो कोशिका इसके टच में, सब लोग क्या करेगी? इसको मार पीट के खत्म कर देगी। सर अब नहीं मार पाएगी, अब नहीं मार पाएगी। रीजन है कि इसके बाहर क्या लग गया? एक सुरक्षात्मक कवच लग गया। बात समझ में आया? अब क्या दिक्कत होगा? सर ये कोशिका में तो वैसे ही पहले से गड़बड़ी है। अब ये कोशिका अनियंत्रित रूप से कार्य करेगी, है ना, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो। ये एकदम कंट्रोल से बाहर चली जाएगी ये कोशिका। अब कंट्रोल से बाहर चली जाएगी तो ये कोशिका क्या करेगी? सर अनियमित विभाजन करेगी। अनियमित विभाजन का मतलब एक नियमित होता है, एक फिक्स, एक लिमिटेशन डिवीजन होता है। अरे क्या करेगी? अनलिमिटेड डिवीजन करेगी। एक लिमिटेड डिवीजन का मतलब क्या होता है कि सर एक कोशिका है, आवश्यकता अनुसार क्या करेगी? डिवीजन करेगी। वहां पर अगर चार कोशिका जैसे यहां पर हमने कह दिया सर 1 2 3 4, ये 4 कोशिकाओं की मृत्यु हो गई, यहां पे मर गई, खत्म हो गई, तो मर गई, खत्म हो गई, तो इनको हटाने के लिए भी कौन जिम्मेदार होगा? सर ये आसपास की कोशिकाएं क्या दिखाएंगी? स्पर्श संदमन दिखाएंगी। इनको क्या करेंगी? हटा देंगी। और फिर यही कोशिकाएं 1 2 3 4 ये क्या करेंगी? सर विभाजन शुरू करेगी। मान लो कि ये कोशिका 2 बना दिया, ये भी 2 बना दिया, ये भी 2 बना दिया, बराबर हो गया कहानी। अब क्या होना चाहिए? डिवीजन को यहाँ पे रोक देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर ये नहीं रोकेगा, तो ये तो गड़बड़ सी कोशिका है, ठीक है। अब ये जो कोशिका नहीं रुक रही है, अनियंत्रित रूप से विभाजन कर रही है, अनलिमिटेड डिवीजन करना स्टार्ट किया इसने, सर ये अंदर ही अंदर क्या करना चालू करेगा? डिवीजन करना चालू करेगा, अनियमित रूप से विभाजन करना चालू करेगा। अब वो कोशिका को नाम दिया जाता है ट्यूमर, ठीक है। या तो हिंदी में आपके बुक में दिया होगा अर्बुद या तो आबुर्द, जो हो देख लीजिएगा, ठीक है। अर्बुद दिया हो, आबुर्द दिया हो, जो दिया हो कंफर्म कर लीजिएगा उसको। बाकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमने क्या देखा सर? कैंसर का पहला स्टेज क्या कहलाता है? ट्यूमर कहलाता है, ठीक है। तो कैंसर इसी तरीके से होता है, ठीक है। बस खत्म कर लेंगे इसको हम लोग। तो क्या देख लिया हमने सर? ट्यूमर हो गया, ठीक है। अब इस ट्यूमर की बात करेंगे। ट्यूमर की जो कोशिका है, ये ट्यूमर की कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं सुदम आबुर्द और दूसरे को कहते हैं दुर्दम आबुर्द कहते हैं। देखिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। एक को कहते हैं सुदम, दूसरे को कहते हैं दुर्दम। समझिएगा,
एक को कहते हैं हम लोग सुदम आबुर्द, दूसरे को दुर्दम, इसको कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, और इसको कहते हैं मैलिग्नेंट। स्क्रीन एरिया में है ना कि कट रहा है? चलो ठीक है। देखिए क्या क्या बात हुआ, फिर से एक बार देखो। सर ये कोशिका में गड़बड़ी हुई थी, इस कोशिका में गड़बड़ी होने की वजह से इसका ऑन्कोजिन ऑन हो गया था। अब गड़बड़ी हुई तो आसपास की कोशिका क्या करेगी? सर आसपास से संदमन दिखाएगी, इसको मार देगी, खत्म कर देगी, लेकिन नहीं कर पा रही है। कारण नहीं करने का, इसके अंदर उपस्थित ऑन्कोजिन ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद सर उसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के रूप में प्रोटीन बनाया। वो प्रोटीन उस कोशिका को क्या कर रहा है? एक सुरक्षात्मक कवच बना के दे रहा है, जिस कारण से अब आसपास की कोशिका इसको नष्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब नष्ट नहीं कर पाएगी तो दिक्कत क्या आएगा सर? ये कोशिका अब अनकंट्रोल तरीके से काम करेगी, है ना, अनलिमिटेड डिवीजन करना शुरू कर देगी, अनलिमिटेड डिवीजन करना शुरू कर देगी। ये लो डिवीजन करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है। बहुत सारी कोशिका यहां पर बना दी है इसने। अब इसी कोशिका को क्या नाम देते हैं? ट्यूमर सेल बोलते हैं। ठीक है, या तो अर्बुद कोशिका या आबुर्द कोशिका। ये होती है दो प्रकार की। ठीक है, एक को नाम दिया आपने सुदम, दूसरे को नाम दिया दुर्दम। अब सुदम और दुर्दम में क्या अंतर है? देखो जरा सर, एक कोशिका एक और कोशिका यहां पे बना देते हैं। लीजिए, एक और कोशिका बन गई। इसके बाहर भी मिल रहा है प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटीन वाला, इसके बाहर भी मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर भी डिवीजन हो रहा है, बहुत सारी कोशिकाएं बनी पड़ी हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी डिवीजन हो रहा है। सर फिर दोनों में अंतर क्या है? सब कुछ तो सेम सेम लग रहा है। प्रोटीन यहां भी है, प्रोटीन यहां भी है, अंदर डिवीजन यहां भी हुआ है, अनलिमिटेड कोशिकाएं बनी हुई है, यहां भी अनलिमिटेड कोशिकाएं बनी हुई है। अंतर क्या है? अंतर इस बात का है कि यदि ये सुदम आबुर्द जिस अंग में बना है, याद रखिएगा ये सुदम आबुर्द यानी कि एक ऐसा ट्यूमर, ये भी ट्यूमर है, ये भी ट्यूमर है, ये भी ट्यूमर है। ठीक है, अब अंतर क्या होगा कि सर अगर वो बेनाइन वाला होगा ना, सुदम वाला अगर ये ट्यूमर होगा तो ये जहां पर है वहीं पर रहेगा, वहां से हिलेगा तक नहीं। ठीक है, यानी कि ये नुकसान वहीं की कोशिका को, उसी अंग को देगा, उसके अलावा कहीं नहीं देगा। अगर मेरे हाथ की कोशिका में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, मैं एक्सरे कराने गया था, एक्सरे कराने की वजह से यहां की कोशिका में क्या हो गया, तो सर कहीं ना कहीं चेंज आ गया। अब चेंज में क्या आया? ऑन्कोजिन मेरा यहां पे ऑन हो गया। ऑन्कोजिन के ऑन होने की वजह से क्या किया? उसने प्रोडक्ट बनाया। प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या किया सर? बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा दिया, जिससे आसपास की कोशिका उसको मार नहीं पा रही है। अब वो कोशिका अनलिमिटेड क्या कर रही है? डिवीजन कर रही है, अनिश्चित रूप से कार्य कर रही है। उसकी वजह से ये अंग मेरा क्या होगा? प्रभावित होगा। हाँ, लेकिन एक फायदा क्या होगा कि सर यहां से ये हिलेगा तक नहीं, आगे यही रहेगा। इसकी वजह से जो गड़बड़ी होगी खूब से खूब होगा तो सर हथवा काट के हटा देंगे, बस समस्या का निदान हो जाएगा, बच जाएंगे हम। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा सर ये सुदम आबुर्द जहां रहेगा, जिस अंग में रहेगा वहीं पर रहेगा, वहां से हिलेगा नहीं। इसके वजह से क्षति जो होती है ना, बहुत कम होती है, नुकसान बहुत कम होता है। यहां से आप बच जाओगे। जिस अंग में होगा उस अंग को काट करके हटा दो, बच गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस दुर्दम की बात करें हम लोग। अब इस दुर्दम में क्या होता है कि सर ये दुर्दम की कोशिकाएं जो है ना सर, इसको तोड़ करके बाहर चली आती है। अब बाहर आ गई तो कहां चली जाएगी? सर यहां की कोशिका थी, इसमें कहीं ना कहीं क्या बन गया था? आबुर्द बन गया था। ठीक है, अब कौन सा? मैलिग्नेंट वाला बन गया था, दुर्दम वाला बन गया था। क्या यहाँ की कोशिका को तोड़ के बाहर आ जाएगा? क्या बाहर आएगा तो कहां जाके मिल जाएगा? रक्त में मिल जाएगा। रक्त जहां जहां जाएगा सर वहां वहां ये चला जाएगा। यानी कि ये आबुर्द की कोशिका, कौन सी आबुर्द? दुर्दम आबुर्द की कोशिका जैसे ही इस कोशिका को तोड़ करके बाहर आएगी तो बाहर कहां चली जाएगी? रक्त में चली जाएगी। रक्त के साथ साथ क्या हो जाएगा सर? विभिन्न अंगों में चली जाएंगी। जहां पर जाएंगी वहां पर क्या निर्माण करेंगी बच्चा? दुर्दम आबुर्द बनाएंगी। फिर वहां बढ़ेंगी, वहां भी तोड़ेंगी, वहां से भी निकलेंगी। अब सोचो ये जहां जहां पर जाएंगी, जहां जहां जिस अंग में जाएंगी उस अंग में ये मतलब कि ट्यूमर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब सोचो कितना अंग काटेंगे बच्चा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कैंसर। इसको कहते हैं क्या हम लोग? कैंसर। समझे? ये स्थिति कैंसर कहला जाती है और यही पूरी कहानी है कैंसर की। ठीक है, तो कैंसर कोई रोग थोड़ी है, ये तो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमारी कोशिका में गड़बड़ी आ गई है। ऑन्कोजिन ऑन हो गया, उसने प्रोडक्ट बना दिया और वो कोशिका को क्या कर दिया?
एक आवरण दे दिया। अब आवरण दे दिया तो दिक्कत क्या हो रहा है कि सर आसपास की कोशिका के पास क्षमता तो है मारने की उसको, लेकिन मार नहीं पा रहा है बेचारा। अब मार नहीं पा रहा तो सर वो वाला कोशिका क्या कर रहा है, अनिश्चित रूप से विभाजन करता जा रहा है, उनकी संख्या वहां पे बढ़ती जा रही है। दूसरी कोशिका को क्या करेंगे, आसपास की कोशिका को नुकसान पहुंचाएंगे। अंत में मुझे उस अंग को काट करके हटाना पड़ेगा। और यदि वो ट्यूमर, यदि वो आवर्त उसी जगह पर है तो क्या कहलाएगा, ये बेनाइन कहलाएगा, सुदम कहलाएगा। और यदि वो कोशिकाएं उसको तोड़ करके बाहर आ गई रक्त में और वहां से निकल करके यदि शरीर के विभिन्न अंगों में चली जा रही हैं, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाती है, यानी कि दुर्दम कहलाती है। दुर्दम की स्थिति में बचना क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि जहां जहां पर जाएगा वहां पर क्या बनाएगा, आवर्त बनाएगा। अब एक एक अंग तो काट नहीं सकते हम लोग। खत्म हो गया बच्चा आपका कैंसर। देखते हैं एक मिनट, हिंदी नाम क्या है इसका। हाँ, बायोप्सी कहाँ गया कैंसर, जीवोती परीक्षा। ठीक है, हम आपको समझा देते हैं कि बायोप्सी में करते क्या है। बायोप्सी एक ऐसी बायोप्सी, उसके बाद चलो एक एक करके बात करते हैं। देखिए बायोप्सी सिंपल सा हम बताते हैं, बुक में है सब कुछ, देख लीजिएगा। हम आपको टेक्निक समझा दे रहे हैं कि बायोप्सी में करते क्या है। जैसे सपोज मुझे डाउट है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि भाई इस हाथ में गड़बड़ी है आपके, आप एक काम करिए अपना बायोप्सी करा लीजिए। ठीक है, अब बायोप्सी का मतलब क्या होगा, जिस अंग में डाउट है, जैसे मुझे इस हाथ में इस यहाँ से यहाँ तक में डाउट है, डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ से ना कुछ मसल निकालेगा, कुछ स्किन निकालेगा। ठीक है, जहां पे डाउट है वहां पे सर यहाँ एक छोटा सा मांस का टुकड़ा यहाँ से निकाल लेगा। निकालने के बाद इसको मिटा दें क्या, कोई दिक्कत, मिटा दें? हाँ ना एक साथ कैसे, अच्छा कोई बात नहीं। चल अब डॉक्टर क्या करेगा, सर कुछ मेरे शरीर का ऊतक निकाल लिया, ऊतक मतलब कि टिश्यू निकाल लिया। ठीक है, शरीर का टुकड़ा निकाला, उसमें क्या होगा, बहुत सी कोशिकाएं होंगी इसके अंदर। अच्छा जरा एक बात बताना कि सर एक सामान्य कोशिका अगर हमारे शरीर में हो तो वो सामान्य कोशिका कितने समय में 1 से 2 हो जाएंगी, 24 घंटे में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे काउंटिंग नहीं रखी है, बस एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सर यहाँ पर 50 कोशिका है। ठीक है, अब इस 50 कोशिका को डॉक्टर क्या करेगा, सर बायोप्सी कर रहा है डॉक्टर। ठीक है, अब डॉक्टर जो बायोप्सी कर रहा है तो आपका जैसे ही कोशिका निकाला, जैसे ही आपका टिश्यू निकाला, टिश्यू निकालने के बाद इसको रंग देगा। रंग देगा मतलब अभिरंजित करना। ठीक है, अभिरंजित करना, कहीं ना कहीं हमने बहुत बार ऐसा काम किया हुआ है ना, कोई ना कोई रंग डाल करके उसको क्या कर देना है, अभिरंजित कर देना है। अब सब में ये रंग डाल दिया, चलो हरे रंग का हमने वर्णक डाल दिया, इसमें सारा कोशिका कैसा हो जाएगा बच्चा, हरा हो जाएगा। ठीक है, अगले 24 घंटे में क्या होना चाहिए सर, ये 50 से 100 होना चाहिए, जिसमें से 50 पर मुझे रंग दिखाई देगा और बाकी 50 पर रंग नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर आया, डॉक्टर आने के बाद यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकते हैं। सर पहला कंडीशन, डॉक्टर आया 24 घंटे बाद देखा तो कितनी कोशिका मिली, 100। दूसरा कंडीशन, डॉक्टर आया सर देखा तो 500 कोशिका मिल रही। क्या नहीं, कम कैसे होगा, एक कोशिका 24 घंटे में डिवाइड करके अपने आप को 2 हिस्से में बांट लेगी। सेल डिवीजन नहीं पढ़ा आपने तो? चलो बात समझ में आया यहाँ पे। अब ये दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है कि सर मेरे अंदर ट्यूमर बन चुका है ना, जिस अंग का ये टिश्यू था उस अंग में कहीं ना कहीं ट्यूमर है, जिस वजह से अनलिमिटेड वहां पे क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। पता चला? तो ये पहली टेक्निक है जिसका नाम है क्या, बायोप्सी। ठीक है, तो बायोप्सी से पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर ट्यूमर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, दूसरा क्या है, इमेज टेक्निक। इमेज टेक्निक को हिंदी में क्या कहते हैं, इमेज टेक्निक है, अब जो भी उसको हिंदी में देख लेना आप लोग। इमेज टेक्निक का मतलब होता है कि इमेज निकालना आपके बॉडी का। ठीक है, जैसे नाम सुना आपने सीटी स्कैन, एमआरआई। ठीक है, एमआरआई। ठीक है, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया। अब जैसे किसी अंग के अंदर आपके प्रॉब्लम है, सीटी स्कैन होता है या एमआरआई होता है, इनमें आपके बॉडी का 3D इमेज निकलता है। 3D का मतलब लंबाई भी दिखे, चौड़ाई भी दिखे, मोटाई भी दिखे, उसको क्या बोलते हैं, 3D, 3 डायमेंशनल बोलते हैं, जिसमें पढ़ेंगे आप लोग 2D, 3D, 1D। ठीक है, हाँ बिल्कुल, उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इसका। ठीक है, तो कुछ ऐसे यंत्र हैं हमारे पास, कुछ ऐसी मशीनें हैं जिनसे हम अपने अंदर के अंगों का 3D इमेज देख सकते हैं बाहर। 3D इमेज देखेंगे तो देखने के बाद, जैसे कभी एक्सरे देखा आपने, ठीक है, एक
टूटा हुआ एक्सरे देखा हुआ है, मतलब जिस एक्सरे में हड्डी टूटी हुई है वो एक्सरे देखा है, देखने के बाद फील आता है कि नहीं सर ये हड्डी टूटी हुई है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि सर हमें पता है कि इस हाथ में यहाँ पे 2 हड्डी है ना, ठीक है, और जब हम इमेज में देख रहे हैं तो सर इसी वाले में 2 टुकड़ा दिख रहा है इसका मतलब क्या, हड्डी टूटी हुई है। तो वैसे ही इमेज टेक्निक एक ऐसी तकनीक है जिस तकनीक में जैसे सपोज मेरे लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ये ट्यूमर अगर मेरे लीवर में बन रहा है, उस लीवर का क्या लिया जाएगा, एमआरआई करा दिया हमने। ठीक है, अब एमआरआई कराने के बाद क्या होगा कि सर उस लीवर का जो इमेज बनेगा बाहर, उसको देखेंगे, उसमें कुछ इमेज में गड़बड़ी समझ में आएगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका क्या था, बायोप्सी करना। दूसरा तरीका क्या है सर, इमेज टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा टेक्निक जो होता है उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, हिंदी नाम भी होना चाहिए इसका, कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का निर्माण। ठीक है, मतलब कि सुनो आराम से खोज लेना, हम बता देते हैं। एक ऐसा एंटीबॉडी बनाएंगे, आपको एंटीबॉडी का पिक्चर हमने बना के दिखाया हुआ है ना, ये लो, ऐसा ही होता है एंटीबॉडी, H2L2 नॉर्मली होता है H2L2। ठीक है, अब इधर देखो, ये एंटीबॉडी किसको जोड़ता है अपने साथ, एंटीजन को जोड़ता है, प्रतिजन को जोड़ता है। ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, देखो मुझे पसीना नहीं हो रहा है, रीजन है कि मैं अपनी बॉडी पर हरकत नहीं कर रहा, ये हाँकने वाला काम बंद करिएगा, पसीना नहीं होगा। ठीक है, चलो, ये बस पूछा हमने और कुछ नहीं किया, हाँ तो बस पूछा, वैसे ही कर सकते हैं आप भी। एक ऐसा एंटीबॉडी तैयार करेंगे जिस एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, कैंसर विशिष्ट प्रतिजन प्रतिरक्षी, है ना, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक ऐसा एंटीबॉडी जो अपने साथ प्रतिजन के रूप में केवल किसको जोड़ेगा, अर्बुद को जोड़ेगा या आबुर्द को जोड़ेगा, उसके अलावा किसी को ये नहीं जोड़ेगा। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी मेरे अंदर डाल दी जाएगी। ठीक है, एंटीबॉडी आज मेरे अंदर डाल दिया। एंटीबॉडी का काम क्या होता है सर, वो जाकर के प्रतिजन के साथ जुड़ता है और उसको क्या करता है, निष्क्रिय करता है। लेकिन एक ऐसा एंटीबॉडी बनाया गया है डॉक्टरों की मदद से, हमारे साइंटिस्टों की मदद से, जो प्रतिजन से जुड़ेगा जरूर, लेकिन वो प्रतिजन क्या होना चाहिए, आबुर्द होना चाहिए, तभी जाकर के उससे जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। मेरे अंदर डॉक्टर ने आज डाल दिया, बोला कि भैया 10 दिन के बाद आप आ जाइएगा, 5 दिन के बाद आ जाइएगा। देखो मुझे प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है कितने दिन के बाद बुलाते हैं लोग, इतना नॉलेज नहीं है। हाँ, बस इतना जानकारी कि सर एंटीबॉडी डालने के बाद मुझे घर भेज दिया जाएगा, उसके 2-4 दिन 5 दिन के बाद मुझे बुलाया जाएगा। वो एंटीबॉडी क्या मेरे ब्लड में घूम रहा होगा, बिल्कुल घूम रहा होगा। फिर 2-4 दिन के बाद जो मुझे बुलाया, फिर इससे मेरा ब्लड निकालेगा, उस ब्लड में मेरे बॉडी का भी एंटीबॉडी होगा और वो एंटीबॉडी भी होगा जो डॉक्टर ने मेरे अंदर डाला था। अब उस एंटीबॉडी को निकाल करके अच्छे से चेक किया जाएगा। अगर वो एंटीबॉडी ने अपने साथ कुछ जोड़ा है, किसको जोड़ा होगा, आबुर्द को जोड़ा होगा, और अगर जोड़ा है तो कह सकते हैं कि यू आर इन कैंसर स्टेज। समझ में? तो ये तीसरा तरीका है क्या करने का, पता करने का कि आपके अंदर आबुर्द बन रहा है या नहीं बन रहा है। और एक चौथा है आणविक आधार पे चेक करना, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या करते हैं सर, डीएनए वगैरह का स्टडी करते हैं। तो डीएनए में कहीं ना कहीं डेटा होता है, उस डेटा का आधार पे कहीं ना कहीं बताया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर ट्यूमर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों से पता किया जा सकता है कि आपके अंदर आबुर्द बना या नहीं बना। पहला तरीका बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी में क्या करते हैं सर, कोशिका को लेकर के सेल डिवीजन के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। अगर वो नॉर्मल सेल डिवीजन कर रहा है, इसका मतलब आबुर्द नहीं बना है। अनलिमिटेड कर रहा है, इसका मतलब आबुर्द वहां पे बना होगा। दूसरा टेक्निक क्या था सर, इमेज टेक्निक, यानी कि हम अपने अंदर के अंगों का चित्रण देखते हैं, है ना, 3D इमेज देखते हैं। उस इमेज से अनुमानतः पता लगाया जाता है कि मेरा लीवर का साइज ये होना चाहिए, मेरा लीवर का पिक्चर ये होना चाहिए, तो उल्टा पुल्टा दिखा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा टेक्निक था कि सर एक ऐसा खास किस्म का एंटीबॉडी बनाया गया है जिसको यदि मेरी बॉडी में डाल दिया गया तो वो अपने साथ एंटीजन यानी कि प्रतिजन के रूप में, यो ससुरा प्रतिजन से कम नहीं है ना, तो ये प्रतिजन के रूप में किसको जोड़ेगा बच्चा, आबुर्द को ही जोड़ेगा। कुछ दिनों के बाद वापस से उस एंटीबॉडी को हमारे बॉडी से निकाल के चेक किया जाएगा। अगर उसने अपने साथ किसी को जोड़ा है, इसका मतलब किसको जोड़ा होगा, आबुर्द को जोड़ा होगा। और एक चौथा टेक्निक है क्या, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी कि आणविक आधार पर जांच करना, हमारे डीएनए का स्टडी करना, वहां से जांच करके पता लगाना। ठीक है, चलो जांच के बारे में पता चल गया। कल इसके बारे में पता करेंगे कि क्या इसका कुछ इलाज है। ठीक है, जांच हमने देख लिया, रोग के बारे में समझ लिया, परिस्थिति को समझ लिया। उसके बाद हमने इसका कहां लिखा, पे लिखा था ना, कोई बात नहीं, जांच भी देख लिया कि जांच कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे। बाकी कल इसका क्या देखेंगे बच्चा, इलाज, क्या इसका कुछ ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट है तो कितना हद तक ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या वो कामयाब होगा ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होंगी।